अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। आज इंशाल्लाह हम दो नोट के सवाल करेंगे और वो दोनों ही ऑलरेडी टेस्ट में आ चुके हैं। ठीक है जी। सबसे पहला टेस्ट 4 के अंदर था ऑर्चर्ड लिमिटेड, जिसकी डिस्कशन हमने शुरू कर रखी है, लेकिन चूँकि बोरिंग कॉस्ट चल रहा था तो वो उसकी वजह से टाइम ही नहीं दे पाए इसको, और ये पेंडिंग रहेगी डिस्कशन। हमने वर्किंग भी कर रखी थी। एक इसका नोट बनाएंगे हम अभी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर वो जो टेस्ट के अंदर आपको रीसेंट क्वेश्चन आया ये मंडे लिमिटेड वाला जो सवाल आया उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कुछ दो चार बच्चे जिनको मैसेज नहीं गया था गलती से आ गए हैं, तो चलें इनके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये ना भी होते तो ये मैंने रिकॉर्डिंग ऐसे ही करनी थी। आप लोगों की डिस्कशन है टेस्ट की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड आ लिस्टेड कंपनी। मैंने फिर इसमें आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन बैंक 4 है, नाम इसका दरअसल ऑर्चर्ड लिमिटेड है। बुक्स का पेज 222 है। तो आप टेस्ट आपको लोगों के पास हार्ड में नहीं भी, ऑनलाइन वालों के पास या आप लोगों के पास फिजिकल वाले जो बच्चे ये घर बैठ के ले रहे हैं लेक्चर, उनके पास नहीं है ये टेस्ट अवेलेबल, तो वो पेज 222 ओपन कर लें। ये क्वेश्चन है, बस नाम बदला हुआ। ओके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है जी। डेट ऑफ परचेज दी गई थी हमें, प्लांट की भी और बिल्डिंग की भी, कॉस्ट भी गिवन है, यूजफुल लाइफ ओरिजिनल गिवन है, डेप्रिसिएशन है और मेथड है। हमने बिल्डिंग की कहानी शुरू कर दी थी। बिल्डिंग का मॉडल रिवैल्यूएशन था, 600 की ये खरीदी थी, 30 साल इसकी ओरिजिनल लाइफ थी, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर बिल्डिंग के बारे में ये बताया गया था, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटर्मिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17 वॉज 700 एंड 463 रिस्पेक्टिवली। ऑन 30 जून 17 अ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वॉज सोल्ड। ठीक है। अब 1 जनवरी 15 को हमने ये एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर 15 पे एक बार रीवैल्यू हुआ, फिर 16 में कुछ नहीं हुआ, फिर 17 के एंड पे रीवैल्यू हुआ। लेकिन उस 17 वाली रिवैल्यूएशन से पहले 30 जून 17 पे इन बहुत सारी बिल्डिंग्स में से कोई एक दो बिल्डिंग्स बिक भी गई, डिस्पोजल भी आ रहा है। ठीक है ना। ये अब ये खाका बन रहा होता है आप लोगों का सवाल को पढ़ते हुए। ठीक है ना, कि 15 से एसेट चला है, 15 के एंड पे रीवैल्यू है, फिर 16 में कुछ नहीं हुआ, फिर 17 के दरमियान में डिस्पोजल आया और फिर 17 के एंड पे बाकी एसेट्स बचे पड़े। ठीक है, ये वो खाका बन गया। अगली बात, ये जो बिल्डिंग बिकी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 66 थी। ओरिजिनल कॉस्ट 600 सारी बिल्डिंग्स की है, इसमें से 66 इस बिकने वाली बिल्डिंग की। थोड़ा भूल गए, मुझे पता है, हफ्ता पहले ये वर्किंग शुरू की थी इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है ना, वर्किंग भी दिखाता हूँ, लेकिन आज हम नोट तक जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो 66 की कॉस्ट वाली बिल्डिंग बिक गई है। कितने की बिकी है? पीपीई का नोट बनाते हुए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती वैसे। ठीक है, FAR 2 में जाके डिस्पोजल डिटेल वाला नोट बनाएंगे जब, तो वहाँ पर ये लिखना पड़ता है। हाँ, अगर यही सवाल में रिक्वायरमेंट होती प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, तो फिर मुझे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी पड़ती। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन लॉस लेकर जाना था, तो ये कैश भी रेलेवेंट हो जाता। ठीक है ना। बहरहाल वॉज सोल्ड टू बहादुर लिमिटेड। अब ये बहादुर लिमिटेड भी क्या बस पार्टी का नाम है? FAR 2 में यूज़ होगा डिटेल ऑफ डिस्पोजल वाले सब नोट में, इसलिए मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। वो कंपनीज एक्ट का डिस्क्लोजर है। ठीक है। अच्छा, तो ऑन 30 जून बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वॉज सोल्ड, मैंने इसको काट दिया था बहरहाल, टू बहादुर लिमिटेड फॉर 85। इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड, ये वाला लास्ट रीवैल्यूड होगा या 700 वाला जिसकी बात कर रहा है? हाँ, 463 तो 31 दिसंबर 17 पे है। ये वाली बिल्डिंग 31 दिसंबर 17 पे होनी ही कोई नहीं है, तो इसी की बात कर रहा है। ये जो 700 मिलियन पर रीवैल्यू किया था सारी बिल्डिंग्स को, इनमें से ये 66 ओरिजिनल कॉस्ट वाली बिल्डिंग भी रीवैल्यू हुई थी और रीवैल्यू होकर गई थी 87 पे। इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड, इट वॉज ये। ठीक है, इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड एट 87 मिलियन। OL incurred a cost of 2 million on disposal. Cost of disposal, disposal cost, इसको क्या करते हैं वैसे हम क्या करते होते हैं, डिस्पोजल की जनरल एंट्री के अंदर या डिस्पोजल के लेजर के अंदर हम सेल प्रोसीड्स में से इसको नेट करके तो नेट सेल प्रोसीड्स को यूज़ कर लेते हैं, गेन लॉस हमारा खुद ब खुद नेट आ जाया करता है। लेकिन इस सवाल के अंदर ना तो मुझे सेल प्रोसीड्स की ज़रूरत है ना इस डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सवाल की रिक्वायरमेंट, बोलो बोलो जो एक दो आ गए हो बोल लो,
नोट बनाना है, और नोट के अंदर एसेट और अक्यूमुलेटिव अकाउंट आते हैं। एसेट अकाउंट से एसेट की कॉस्ट से रिवैल्यूड अमाउंट निकलती है, अक्यूमुलेटिव अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती है। फिर कैश का आना तो कैश अकाउंट में, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो पीपीई के नोट में बस ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, ठीक है। अच्छा, ओएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स, ये चीज़ बिल्कुल हिस्सा थी रिक्वायरमेंट की, लेकिन मेरे से टेस्ट के अंदर रह गई थी, पर मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, आपको माफ़ी दे दूंगा मैं इसकी, ठीक है। हाँ, ना बताया हो तो बनाना पड़ता है, तो आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब ये वर्किंग हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, इसको एंड नहीं कर पाए थे। 1 जनवरी 15 को 600 मिलियन की सारी बिल्डिंग्स हैं, ये 600 मिलियन 1 जनवरी 15, ठीक है। और पहली रिवैल्यूएशन इनकी हुई है 31 दिसंबर 15 पे 700 पे, और फिर 30 जून 17 पे बिक रही है बिल्डिंग, और फिर 31 दिसंबर 17 पे भी दोबारा रिवैल्यूएशन है, ठीक है ना। किताब खोल के रखें, अगर सवाल आगे पीछे हो रहा है तो लें। 1 जनवरी 15 पे 600 रुपये की कॉस्ट थी, 30 ओरिजिनल लाइफ 30 साल बिल्डिंग की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो याद है ये सवाल भाई, याद है ये सवाल, पता है ना, टेस्ट दिया था, शुरू भी किया था डिस्कस करना, ये वही वर्किंग हुई है आपकी क्लास वाली जी। 600/30 20 जंप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 15 के एंड पे भी रिवैल्यूएशन है, फिर 16 की डिडक्शन है, फिर 16 के दरमियान में डिस्पोजल है, फिर इसलिए हमें वर्किंग तफसील से ही करनी पड़नी थी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे बुक वैल्यू 580 आ गई डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, और 31 दिसंबर 15 पे पहली रिवैल्यूएशन करके हमने इसको 700 पे लेकर जाना है। तो 580 बुक वैल्यू, एक लाइन छोड़ी, 700 रीवैल्यूड अमाउंट ली, ये रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू का डिफरेंस आ गया 120 रिवैल्यूएशन सरप्लस, डन। उसके बाद आगे चला एसेट, 16 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट करना है, और रिमेनिंग लाइफ हमने निकालनी है 31 दिसंबर 15 लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब 1 साल गुजर चुका है, 30 ओरिजिनल लाइफ थी, 1 साल गुजर गया तो रिमेनिंग 29, तो 700/29 और 120/29, 2404.1 आ गई डेप्रिसिएशन, और ये एसेट पहुंच गई 31 दिसंबर 16 पर 31 दिसंबर 16 पे ये रीवैल्यू नहीं हो रहा, ठीक है। आगे बढ़े, अब अगर डिस्पोजल ना होता तो 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन निकालते रफ़ी, तो ऐसे निकालते, सेम फार्मूला यहाँ लग देते, ठीक है, सेम डेप्रिसिएशन माइनस होती, 31 दिसंबर 17 पे ये एसेट पहुंचता, और फिर रीवैल्यू करके 463 पे ले जाते, वो जो गिवन है। पर मसला ये है कि इनमें से एक बिल्डिंग बिक गई है। अब वो बिल्डिंग जो बिकी है उसके लिए ये सिखाया था, वर्किंग 2 करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, और वर्किंग 3 में डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग निकालते हैं। इसके लिए फिर मैंने आपको ये टिप दी हुई थी कि जब डिस्पोजल की ये वर्किंग करना चाहो तो उसको लास्ट रिवैल्यूएशन की डेट से अलग करके वर्किंग में ले जाओ, ऐसे ही कहा था। जब मैंने ये वाली वर्किंग पहली बार बनाई थी आपकी क्लास में, तो मैंने कहा था कि वर्किंग स्टार्ट किया करो लास्ट रिवैल्यूएशन की डेट से, ठीक है ना। तो लास्ट वैसे और वो जितने सवाल किए थे उनमें मसला ये होता था कि अगर 17 के स्टार्ट में रीवैल्यू हुआ है तो 17 में ही बिक जाता था, तो वो 17 के स्टार्ट से वर्किंग शुरू हो रही होती थी। लेकिन यहाँ पर उसूल ये नहीं लिखवाया था, उसूल मैंने जो पहली बार आपको डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट का सिखा के नोट बनवाया था ना, कुछ शायद 20वें लेक्चर के आसपास होगा वो मामला, तो तब यही इस वर्किंग में ये लिखा था कि इसको आपने हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट दिस वर्किंग फ्रॉम लास्ट रिवैल्यूएशन डेट। देखें जी, जो बच्चे घर बैठे हैं परेशान ना हो, ऐसे कुछ भी नहीं करवा सकता मैं जो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा हो, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ है जो मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास कंबाइन करके कहा था आपको रखूँगा, उसमें ये करवा दूंगा, जो आ जाए, जो ना आए वो इसको यूट्यूब पे ले ले, ये है वही चीज़, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। पर IAS 23 के रनिंग टॉपिक के साथ अभी इसका कोई ताल्लुक वास्ता उस तरह से नहीं है। हाँ, जितना IAS 23 आपने पढ़ा है मंडे लिमिटेड में, उसकी एप्लीकेशन देखनी है हमने बस, ठीक है। लेकिन ये सवाल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं जी, तो फिर लास्ट रिवैल्यूएशन की डेट क्या थी, 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू कितनी है ये अब पता नहीं है। 31 दिसंबर 15 पर वैसे तो ये रीवैल्यूड अमाउंट 87 उसने दी हुई थी सवाल में, ये इस 700 में 87 डिस्पोजल है, कहाँ लिखा हुआ है 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू होकर 700 पे गई, और लास्ट रीवैल्यू जो हुई है ये वाली बिल्डिंग उसमें 87 पे है। तो वैसे तो उसूली तौर पे 87 से काम शुरू किया जा सकता था, वर्किंग यहाँ से शुरू कर देते, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन ये सरप्लस जो है ये फिर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जिसने डायरेक्ट निकाल लिया वो निकाल ले। डायरेक्ट कैसे निकल सकता है? 66 ओरिजिनल कॉस्ट थी, 1 साल की डेप्शन माइनस करनी है, 30 अगर लाइफ है तो 66/30 कितना बनेगा? 66/30 कैलकुलेटर निकाल के रखो, आ गए हो तो 66/30 कितना निकलता है? 2.2। 66 में से 2.2 गया तो बाकी बचा 63.8। 63.8 को कंपेयर करो 87 से, 63.8 माइनस 87 कर दो, 23.2 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो ये डायरेक्ट कर सकते थे आप। ठीक, यहाँ पर बुक आपने यहाँ पर रिवैल्यूड अमाउंट लिखना था 87 और साथ ही आपने यहाँ पे छोटी सी वर्किंग शो कर दी थी, जैसे मैंने अभी बोला 66 माइनस 66/30, ठीक है, और उसको कंपेयर कर लेना था आपने 87 से। तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता था, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने ये स्टेप 2 ऊपर वाले किए। तो ये कहने का मकसद ये है कि कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, वरना वही उसूल है, उसूल वही है। लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन से इस वर्किंग को शुरू करना था, लेकिन ये सरप्लस निकालने के लिए मैं एक स्टेप ऊपर ले गया था। तो वर्किंग यहीं से दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कैलकुलेशन समझाने के लिए कि 31 दिसंबर 15 पे 63.8 पे एसेट पड़ा था, एक लाइन छोड़ के सरप्लस लिखा, रिवैल्यूड अमाउंट लिखी और ये सरप्लस आ गया। तो जिसने ये डायरेक्ट निकाल लिया अच्छी बात है, वर्किंग यहाँ से शुरू करनी थी जो उसूल बताया हुआ। समझ आई ये बात भाई? समझ आ रही है? अच्छा, सबको जितने भी हैं, आमिर भाई आपको समझ आ रही है? आज तो आप भी रजिस्टर लेके बैठ गए। ओके, अब 31 दिसंबर 16 पर इसको लेकर आना है, तो सिंपल वही उसूल, जैसे यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ निकाली थी ना, सारे एसेट्स को 29 पे डिवाइड किया, यहाँ पे इसको अलग किया हुआ है, तो यहाँ पर उस अलग वाले एसेट को भी 29 पे डिवाइड करना है। अब आप ये कहोगे कि ये डेप्रिसिएशन इसकी 2 बार रिकॉर्ड हो रही है सर, एक बार इधर रिकॉर्ड हो गई है 24 में और एक बार इधर इसकी अलग से भी हो रही है 3। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं। हम इस एसेट को यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आना है, इन चीज़ों में लेके आना है, तो ये एसेट को अलग से हमने बस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 24 की डेप्रिसिएशन भी हमने रिकॉर्ड की है इस साल में 16 में और ये 3 की अलग दोबारा कर रहे हैं, नहीं। इस 24 की डेप्रिसिएशन में ये 3 भी पड़ा है, यानी 16 के साल की जो डबल एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन की, वही होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 24 से, जिसमें ये 3 भी शामिल है। तो ये अलग से एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि इस एसेट की वर्किंग कर रहे हैं अलग से, जैसे डिस्पोजल के लिए वर्किंग किया करते थे, एक एसेट पुराना चला आ रहा है तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ी होती थी, ठीक है ना। तो जब अगर उसकी तफसील से वर्किंग करते थे तो क्या सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन नहीं, स्टेप बाय स्टेप लेते जाते थे। तो ये सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, ये नहीं समझना कि ये डेप्रिसिएशन डबल होगी। किसी के ज़हन में आया तो नहीं था? अच्छा चले, अब तो आ रहा है ना। ले अच्छा जी, तो फिर ये 87 की अकेली बिल्डिंग है, अकेली 87 वाली बिल्डिंग है। अब रीवैल्यू हो गई है तो रीवैल्यूड अमाउंट पे 87 को डिवाइड करना है। अब रीवैल्यूड अमाउंट 87, रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर वही 29 बनती है भाई। यकम जनवरी 15 को ये बिल्डिंग भी आई थी ना, तो 31 दिसंबर 15 पे 1 साल गुजर गया, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, तो ऑलरेडी निकली हुई थी, दोबारा नहीं निकाला करते थे हम, लेकिन चलो मैंने बता दिया 29। अब 87 भी 29 पे डिवाइड हुआ, 23 से 2 भी 29 पे, ये 3 24 में पड़ा है, ये 0.8 4.1 में पड़ा है, ठीक है। तो इनकी डबल एंट्री वही है जो पहले हुई है। डेप्रिसिएशन की एंट्री 24 से हुई, बीच में 3 की भी एंट्री हुई थी। सरप्लस की ट्रांसफर की 4.1 से एंट्री हुई है, उसके अंदर ये 0.8 भी पड़ा हुआ है। ओके चल, अच्छा अब ये एसेट पहुंच गया 31 दिसंबर 16 या यकम जनवरी 17 पे। अब इस साल के अंदर ये एसेट बिक रहा है, किस दिन बिक रहा है? 30 जून 2017। ऑन 30 जून 17 अब बिल्डिंग हैविंग, ये वाली बिल्डिंग जो थी डिस्पोज, ठीक है। तो 30 जून 17 पर डिस्पोज हो रहा है, तो 30 जून 17 तक इसको क्या कर लें? डेप्रीशिएट। अब वही अगर ना डिस्पोज होता तो वही फॉर्मूला लगना था ना, डिस्पोज हो गया तो 87/29 6/12 किया और इसको भी 6/12 किया और ये डेप्रिसिएशन आ गई। असल में तो हम ये डेप्रिसिएशन निकालने चले थे, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल 1.5 और 0.4 निकल आई है, ठीक है। उसके बाद ये बुक वैल्यू 82.5 और 22 बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ठीक हो गया। अब यहां पे खड़े होकर आपको कहा करता था, उस वक्त आसानी लगती थी क्योंकि उस वक्त यहाँ रीवैल्यू होता था, यहाँ पे 6 महीने 3 महीने की डेप्रिसिएशन आती थी और साथ ही डिस्पोज हो जाता था। तो आप कहते थे यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मैं कहता था नहीं, ये काम कर लिया करो, कॉस्ट माइनस
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लिया करो, ये कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू कर लिया करो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लिया करो। ये ऐसे किसी सवाल की तैयारी थी जिसमें जिस साल रीवैल्यू हो उसी साल दोबारा डेप्रिशिएट ये रीवैल्यू हो तो उसी साल ही डिस्पोज ना हो जाए। तो फिर क्या करना है, ये वो वाला मामला है। जिस साल में रीवैल्यू हो उसी साल में डिस्पोज नहीं हुआ, ये 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी जा सकता था। तो आदत क्या होनी चाहिए, जैसे ही ये वर्किंग करें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें यहाँ पे। हालांकि पिछले जितने सवाल हमने किए थे उनमें वो एक डेप्रिसिएशन होती थी, वही अक्यूमुलेटेड होती थी, क्योंकि रीवैल्यू होने के 2-4 महीने बाद एसेट बिक जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे रीवैल्यू होने के 1.5 साल बाद बिका, तो फिर डेप्रिसिएशन ये भी अक्यूमुलेट हो चुकी है, ये भी। तो तरीका अपना रखा तो इसमें भी कामयाब रहे। तो तरीका क्या था, एंड पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे निकाला करते थे इसकी भी निकाल लो। 87 तक तो सारी ट्रांसफर हो गई होगी ना, बोलो। तो 87 से लेके 82 तक कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है, इन दोनों का डिफरेंस 4.5। अब इससे फायदा ये हुआ हमें रीवैल्यूड अमाउंट भी अवेलेबल है, हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है डिस्पोजल की। तो नोट बनाते हुए बस यही 2 फिगर्स हमें चाहिए होती हैं। एसेट अकाउंट में से 87 निकल जाता है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 4.5। बाकी कैश फिर गेन लॉस वो तो हमने नोट में लिखना नहीं, तो ये भी हमने कर लिया। ठीक है, ये तो हो गई बात डिस्पोजल की। ठीक है, इसकी फिगर्स भी यहाँ पे पहुँच गई। अब क्या रह गया, रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन। बोलो, कोई मुश्किल नहीं है। ओमेगा केमिकल नाम का एक सवाल हमने किया था, आपको याद होगा, उसके अंदर भी इसी तरह से हुआ था। हालांकि शुरू में सीखा कैसे था, यूँ सवाल आते थे 10 बिल्डिंग्स 500 रुपये की हमने एक जगह खरीदी, सेम विसिनिटी, तो हम कहते थे अगर 510 की हैं तो एक 50 की है। फिर वो रीवैल्यू होकर 800 की होती थी तो हम कहते थे अगर 810 की रीवैल्यूड अमाउंट है तो एक की 80 है। तो फिर यहाँ पे हम वो वर्किंग करते थे 800/10 इंटू जितनी होती थी, ठीक है ना, इधर 800/10 जितनी रह गई होती थी। लेकिन फिर हमने ओमेगा वाला सवाल होमवर्क में लिया था, उसके अंदर उसने इसी तरह से डिटेल अलग से बताई हुई थी डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग। उसने नहीं बताया ये कितनी बिल्डिंग्स हैं, 1 हैं 2 हैं 10 हैं, ये उसने बता दिया है आ बिल्डिंग बिकी है, और जो आ बिल्डिंग बिकी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी बता दी है, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी अलग से बता दी। ठीक है ना। अब हमने डेप्रिशिएट करना है किसको, अभी तक वही 700 चल रहा है, FAR 1 है। अच्छा, ये 700 3115 पे जो रीवैल्यू करके रखा था, इसी ने 16 में डेप्रिशिएट होना था, इसी ने ही 17 में होना था। और बोलो, लेकिन 17 में ये 700 पूरा डेप्रिशिएट नहीं हुआ सारा साल, क्योंकि 700 में से 87 अलग करके सिर्फ 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ। अब रिमेनिंग कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जो 700 की रीवैल्यूड अमाउंट सारी बिल्डिंग्स की थी, उसमें से 87 माइनस करने के बाद जो बिल्डिंग्स बचेंगी वो रिमेनिंग है, वो सारा साल रहनी है। ठीक है, तो हमने फिर क्या करना है जी, हमने 700 में से माइनस करना है 87, ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स और ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल। क्या बचा 613। ये 613 क्या है, रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट। डिवाइड करोगे इसको कितने से भाई, वही 29। लाइफ तो अब चेंज होगी 17 के एंड पे आके। इधर देखो, ये यूं है, 700 के 2 हिस्से किए हैं हमने। 700 जो रीवैल्यू हुआ था ना 700, इसके 2 हिस्से हो गए ना। कहाँ से ले, यहाँ चलो इधर ही देख लो, ये 700 के 2 हिस्से हैं बेसिकली। एक है 87 जो डिस्पोज हो गया, तो बाकी बच गया 613 जो नहीं हुआ। है तो वही 700, लाइफ तो वही 29 थी जिस पे डेप्रिशिएट करना है। तो 87 को 29 पे डिवाइड करके 6/12 कर दिया, क्योंकि ये 6 महीने चला, और इस 613 को डिवाइड करेंगे 29 से और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा साल रहा। समझ आई है। तो ये 29 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 21.1। चलो अब एक डेसिमल चल रहा है ना, एक चल रहा है। अब हशर के साथ आपको पता है नशर होता है, वो तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे जब एक बार आपने कर लिया। देखो ना, 700 में से 87 माइनस किया तो रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, उसको हमने डेप्रिशिएट किया और फ्रैक्शन नहीं लगाया क्योंकि ये पूरा साल रही है। 120 में 23.2 डिस्पोजल का सरप्लस था, उसको अलग ट्रीट कर लिया। तो रिमेनिंग निकालना है तो क्या करोगे, 120 माइनस 23.2 इज इक्वल टू 96.8 डिवाइडेड बाय
29 इज इक्वल टू 3433 कर दो ना फिर। अब मुझे ये फिगर भी मिल गई और ये फिगर भी मिल गई। ये फिगर कौन सी है? ये 21.1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटिव क्रेडिट वाली एंट्री और 3.3 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ऑर्चर्ड वाला सवाल कर रहे हैं, वो जो टेस्ट 4 में आया था। यार कहाँ से आ गए हैं ये लोग यार? तुम लोगों को छुट्टी दी थी, तुम लोग फिर भी आ गए हो यार। कौन लोग हो यार तुझे यार? मतलब आज मैसेज किया छुट्टी है मत आओ, फिर भी आ गए। क्या देख कर आ रहे हैं? उस पे क्या है? हाँ तो वही मैसेज है। उस वक्त तो कुछ हो भी नहीं रहा था वैसे, जिस वक्त एंड पे ही एकदम से गड़बड़ हो गया जी। चलें जी, शुरू करें आगे। चलो अच्छा जी, अब बुक वैल्यू बता दो। यहाँ पर बुक वैल्यू 676 माइनस दिस कर लो कैलकुलेटर। यार छुट्टी थी आज यार। जी 500 और 89 पॉइंट। चलो भाई, जो नहीं आए आपके आने की बरकत से उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि कैमरे को तो सब समझ आ जाती है ना। कैमरा तो सब समझता है, उसको जो पढ़ा दोगे वो कहेगा यस ओके। कैमरे को क्या पता? कैमरे को देख के मुझे कैसे पता लगता कि जी समझ आ रही है नहीं? तो चलो जो 5 7 10 आ गए हैं कुछ 400-500 में से, तो उनकी बरकत से बाकियों को समझ आ जाएगी। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे, आपकी शक्लें हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। 90.2 आ रहा है। ये आ रहा है। अब सही है जी, ओके चलें आगे जी। अब 31 नंबर 17 पे क्या हुआ? एसेट रीवैल्यू हुआ है दोबारा। ये रीवैल्यू होके 463। आपने ये टेस्ट दिया था? टेस्ट 4 दिया था। अच्छा, किस ने ये बैठे हुए चंद बच्चों में से ये टेस्ट दिया हुआ? अच्छा बस, बाकी हाँ टेस्ट दिया था बस याशियाँ। ठीक है जी, ओके जी। 463 पे ले जाओ उठा के, एक लाइन खाली छोड़ी हमने और 463 पे ले गए। और हमें क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन लॉस कितना? 100.69 और ये चला गया। अब आगे जा रहा था ये लॉस, तो इसके रास्ते में सरप्लस आ खड़ा हुआ। इसने कहा मेरी लाश पे गुजर जाओगे तुम? उसने कहा ठीक है गुजर जाते हैं। आया ना लॉस, जा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में, रास्ते में कौन आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ने कहा मेरी लाश पे से गुजर के जाओगे? इसने कहा ठीक है, वो गुजर गया। बाकी फिर भी बचा खुचा प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच ही गया। तो हिम्मत करने वालों को मंजिल मिल ही जाती है। अच्छा चल लें जी, वर्किंग हो गई है पूरी। ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, क्योंकि फिर अब मैं नोट की तरफ जा रहा हूं। दिस इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी हियर। इट मे फॉल। हैं इंग्लिश में लेक्चर दूं? क्यों कोई एक वजह बताओ। तुम्हें मजा आता है इंग्लिश में लेक्चर लेकर? ओके अब बाकी वर्किंग क्या करनी? मेरे ख्याल में तो पहले नोट का फॉर्मेट बनाते हैं और बिल्डिंग्स को निबेड़ देते हैं। ठीक है, सवाल का नाम टेस्ट वाला ही बोल दो फिर।
या क्वेश्चन बैंक वाला बोल दें, बता दिया मैंने, पेज 222 वाला ऑर्चर्ड लिमिटेड, यही है हमारा ओमेगा लिमिटेड, ठीक है ना। तो ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा लिमिटेड इसको आप ऑर्चर्ड लिमिटेड वाला सवाल है आपके लिए, पेज 222। पुरानी बुक तो वैसे ही अपनी लेके ही नहीं आनी चाहिए क्लास। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखेंगे पर्चे में आप, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, तो 17 के साथ 16 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, प्रिपेयर नोट अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, ठीक है, लेकिन टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ टोटल कॉलम इज रिक्वायर्ड। लेट मी सी, कहीं पे तो ऑर्चर्ड मिलेगा, आई कैप वाली ही कर लेते हैं, अगर उन्होंने लिखा हुआ टोटल कॉलम रिक्वायर्ड है तो हम भी कर देंगे, ठीक है। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है जी, मैं ज़रा इसको बदल रहा हूँ, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। वैसे मैंने उस दिन यही सोच कर लिखा था, लेकिन शायद नॉट लिखना भूल गया, नॉट लिखा था। चलो, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। साइलेंट हो तो बनाना चाहिए, कई बार बोली ये बात। एक मिनट आप ये लिख लूँ आपके लिए, मैं ये रूल भी लिखवाता हूँ, आज कोई जल्दी तो मुझे है नहीं, जल्दी तो खैर रोज़ नहीं होती, लेकिन एक टारगेट जहन में होता है वो जो कभी पूरा नहीं हुआ। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बाकी का नोट बना लेते हैं, लेकिन चूंकि आप पूरा सवाल पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता है कि प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट बता रहे हैं वो 16 पे खड़े होकर, तो शायद कोई इम्पेयरमेंट का चक्कर होगा। तो वैसे तो इम्पेयरमेंट आए तो हम पूरा सेक्शन उसका अलग से डाल देते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप डेप्रिसिएशन / इम्पेयरमेंट कर, ठीक है ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उसी सेक्शन के अंदर ही, अच्छा डेप्रिसिएशन प्लस इम्पेयरमेंट की बजाय डेप्रिसिएशन के नीचे एक लाइन डाल दो इम्पेयरमेंट की। ये ज़िंदगी आसान है, मतलब इतने मसले नहीं होते जितने आपको लग रहे होते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सोचो क्या करना है जी, इकट्ठा करना तो क्या करें, डेप्रिसिएशन के नीचे एक लाइन नहीं डाल दें इम्पेयरमेंट, बस गुजारी करना है ना, ठीक है। तो ये बता दें फिर कि क्या करना है, ये बता दें कि क्या करना है, अलग से सेक्शन डालना है। हाँ अच्छा, वैसे मुझे ना ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे थे इम्पेयरमेंट और उसका रिवर्सल आए तो नोट के अंदर कैसे हम मैनेज करेंगे, ज़रा ये दिखा दें। तो मैं फिर कुछ छोटा सा सवाल देखूंगा किसी वक्त, अब आज तो नहीं, फिर किसी वक्त, ठीक है। तो लिख भी लूँगा, मैंने लिख लिया था बल्कि। चलिए जी शुरू करते हैं। नोट नंबर 9, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखना है प्लीज़, मैं बार बार बोला करता हूँ। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये एब्रीविएशंस रिक्वायरमेंट में नहीं यूज़ कर सकते आप। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, फिर एडिशन है सही कोई एडिशन, चलो अगले सवाल में तो होगा, इसमें नहीं होगा। तो डिस्पोजल, नोट तो फॉर्मेट तो एक ही बार बनाएंगे ना, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, एंड है तो पहले क्या लिख लेते हैं फिर, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, डिस्पोजल। अच्छा इम्पेयरमेंट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, अगर आ गई तो डेप्रिसिएशन / इम्पेयरमेंट लिख देंगे। चलो लाइन डाल दो, क्या याद करोगे, खाली छोड़ो तो मैं लाइन फिलहाल, आप एहतियातन खाली छोड़ दोगे, एंड पे भी छोड़ सकते हैं ना, एंड पे भी खाली छोड़ सकते, बल्कि तरतीब नहीं छेड़ते आपकी, क्या ख्याल है, कहते हो तो एंड पे, चलो ठीक है छोड़ जी। उसके बाद डिस्पोजल,
और क्लोजिंग, बोलो बोलो, क्लोजिंग बोलो, क्लोजिंग बोलो, बोला नहीं, अच्छा ट्रांसफर नहीं आया, तभी मैं कहूँ जी, ट्रांसफर और डिस्पोजल और नहीं बोला जा रहा आपसे, क्लोजिंग। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, क्लोजिंग्स का डिफरेंस आ जाएगा बुक वैल्यू, और नीचे वही मशहूर ज़माना तीन पॉइंट्स जो मुफ्त के नंबर हैं, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन मेथड या रेट, या डेप्रीसिएशन मेथड और रेट या लाइफ। बस नोट में यही मुश्किल काम होता है, ये तो हो गया, क्या ख्याल है, यही मुश्किल काम होता है ना। चलो अब क्या चीज़ हम कर चुके, बिल्डिंग, दूसरा क्या था, प्लांट। तो चलो ज़रा ये अपना सेटिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग ने आना है और प्लांट ने आना है। चलो पहले तरतीब में प्लांट था, हमने बाद में कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल कॉलम आपने पर्चे में बनाया होगा, अच्छी बात है, चलें, अब रिक्वायरमेंट में नहीं था तो उसूल लिख लेना आप, टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ मैंने ऐड किया ना, अभी सवाल में तो लिखा हुआ है, ओरिजिनल सवाल में लिखा हुआ है, ये बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसमें ऐड कर लो, ये लाइन इसमें ऐड करो, टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ऐड कर लो इसमें। वैसे अब पर्चे में बन गया सो बन गया, टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और वैसे उसूली बात क्या है, उसूली बात यह है कि टोटल का कॉलम हमने लाजमी बनाना होता है अनलेस के वो एक्सप्रेसली मना ना कर दे, ठीक है। टोटल का कॉलम लिखो, टोटल कॉलम हमेशा बनाएंगे अनलेस वो खुद मना कर दे। टोटल कॉलम एक इंटेग्रल पार्ट है भाई नोट का, इसी की तो फिगर उठ के जाती है बैलेंस शीट के फेस पे, ठीक है क्या नहीं, लिख लिया सबने। टोटल कॉलम हम हमेशा बनाएंगे अनलेस सवाल में एक्सप्रेसली मना कर दे, जैसे आज वाले सवाल में मना कर दिया, ठीक है, सही है भाई। फिर बिल्डिंग और प्लांट, साल भी लिखना था खैर से, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन चले, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। अब जिस चीज़ की जगह नहीं बची मेरे पास, पता है आपको वो क्या है, पता है आपको क्या है, रुपीज़ इन मिलियन, तो हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, रुपीज़ इन मिलियन, ये इधर लिखा हुआ वैसे मैंने, ये रुपीज़ इन मिलियन, रुपीज़ इन, आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, ओके, रुपीज़ इन मिलियन लिख लें। करें जी शुरू काम। कोई दूर से भी आया, ज़रा कोई ज़रा दूर से भी आया हो, दूर से कोई भी नहीं, हालात क्या थे, अभी खामोशी थी इस वक्त यार, फिर सोशल मीडिया पे तो ऐसे नहीं, पता नहीं, अब मैं तो बड़ा परेशान था कल यार, तभी तो आप लोगों को नहीं बुलाया, वरना बुला लेते, मतलब नॉर्मल वाली क्लास। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। बिल्डिंग तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन पहले कौन से साल का नोट बनाना पसंद करेंगे आप? 16 का बनाना पसंद करेंगे, ताकि उसका क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन सके। अब 16 के लिए मुझे 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ऐसे ही है, तो उसके लिए मैं कहाँ आऊँगा? 31 दिसंबर 15, पक्के पक्के उसूल है, 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे, उनको बनाना है 1 जनवरी का ओपनिंग, ठीक है। अब
वर्किंग में आए, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर हमने ये देखना है कि ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले। याद है मेरा जुमला? मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला था ये एसेट 31 दिसंबर 15 से पहले, या यूं नहीं बोला 1 जनवरी 16 से पहले। मैं साथ उस डेट को भी मिलाया करता था, ठीक है ना। तो हम यहाँ खड़े होकर 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर क्या पूछना है सवाल में एसेट से कि क्या तुम रीवैल्यू तो नहीं हुए 31 दिसंबर 15 या उससे पहले। तो ये एसेट 31 दिसंबर 15 पर रीवैल्यू हो चुका है। तो फिर 31 दिसंबर 15 पर एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करेगा जो कि है 700 रुपये। तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया जी? 700। ये पर्चे में लिखना है, डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है। अब एसेट रीवैल्यू हुआ है किस दिन? 31 दिसंबर 15 पे। तो फिर एसेट अकाउंट क्या शो करेगा? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 15 वाली 700। फिर अक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट के अंदर चूंकि ये एसेट रीवैल्यू हो गया, अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होती। अगर रीवैल्यू हो गया है तो फिर डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 15 तक की रीवैल्यूएशन पड़ी होगी। तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन क्या है? 31 दिसंबर 15। और ईयर एंड जिस पे खड़े हैं वो क्या है? 31 दिसंबर 15। तो अक्यूमुलेटेड डिडक्शन का बैलेंस क्या होगा? 0। ये तो हमें वैसे ही पता है कि रीवैल्यूएशन के दिन, इस मेथड में रीवैल्यूएशन के दिन सारी की सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दी जाती है एसेट अकाउंट से, एक्यूमुलेशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दी जाती है एसेट अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर तो बैलेंस नील ही होना, ठीक है। तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग 700 है, यही ओपनिंग बन जाएगा 700 और यहां पर ओपनिंग बन जाएगा 0, ठीक है। यहां पे कोई वर्किंग रेफर करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलें आगे। अब 16 का साल चल पड़ा, वर्किंग हमने कर ली है, 16 का साल चल पड़ा, यहां से आगे चले। 16 के साल में सिर्फ क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिलहाल हम मेन नोट बना रहे हैं, तो मेन नोट बनाते हुए मैंने आपको कहा था इन कॉलम्स को इग्नोर कर देना, ठीक है। एंड तक मेन नोट बनाते हुए बिल्कुल हमने देखा ही नहीं इसको, ठीक है। चलो इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। मेन नोट की बॉडी में ये 2 कॉलम्स आते ही नहीं। चलो अच्छा जी, 31 दिसंबर 15 के बाद बात आगे बढ़ी तो 16 में सिर्फ क्या हो रहा है? डेप्रीशिएट हो रहा है एसेट 24 से। तो 24 की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाली, ठीक है। इसको आप वर्किंग वन का रेफरेंस दे दें। ये 24 निकाला कहाँ है एग्जामिनर को बता दें, ठीक है। उसके बाद 16 में और कुछ नहीं हुआ, बोलो 16 खत्म हो गया ना। तो कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, और क्लोजिंग भी 700 ही है। पर्चे में कुछ नहीं किया करना, मैं तो वैसे क्रॉस लगा देता होता हूँ आपके लिए कि आपको ये बता सकूँ कि देखो कुछ भी नहीं हुआ तो 700 पे ही पड़ा, ठीक है। तो फिर कुछ ट्रांसफ़र वगैरह भी नहीं हुआ, डिस्पोजल भी कोई नहीं है, तो क्लोजिंग 24 आ गया। अब ये क्लोजिंग 24 आ गया, अब 700 में से इस 24 को माइनस करो, 6 7 मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन मॉडल स्ट्रेट लाइन मेथड 29 ईयर्स जो इस 24 को निकालने में इस्तेमाल हुई है वो लाइफ भी लिख दी, ठीक है। तो वर्किंग हो जाए तो नोट फिर कोई नहीं देर लगाता, ये क्लोजिंग्स बना लो अपनी 700 और ये 24। हाँ बोलो। सर अभी मतलब कि पहले 5 साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, इसके बाद रिवैल्यूएशन हुई है और 2 साल की रिवैल्यूएशन है, तो जब हम ये ईयर मतलब रेट ऑफ लाइफ लिखते हैं
तो मतलब पहले साल में क्या लिखना है, दूसरे साल में कहाँ से मतलब वैल्यू कैलकुलेट करनी है? देखो वो ना अपनी पॉलिसी बताता है नॉर्मली, ये चेंज इन पॉलिसी है, लेकिन ये बहरहाल IS8 में डील नहीं होता। नॉर्मली ऐसा होता है, वो कहता है कि बिल्डिंग के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी है रीवैल्यूएशन मॉडल। तो रीवैल्यूएशन मॉडल जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो मिसाल के तौर पे 2010 में रीवैल्यू हुआ था, फिर 11, 12, 13 में नहीं हुआ, तब भी रीवैल्यूएशन मॉडल ही लिखोगे। 14 में हो गया तब भी रीवैल्यूएशन, क्योंकि वो मॉडल रीवैल्यूड अमाउंट ही डेप्सिट होती आ रही होगी। रीवैल्यूएशन मॉडल ही है, अगर आप उस पर चल रहे हैं, वो 2010 में आपने रीवैल्यू किया था, 2020 तक दोबारा रीवैल्यू नहीं हुआ, दरमियाने 10 के 10 साल यहाँ पे रीवैल्यूएशन मॉडल ही लिखोगे। हाँ, लेकिन ये है कि आपने ओरिजिनली कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, आपने कहा था हमने कॉस्ट मॉडल पे ही रखना है, 2 साल बाद सोचे चलो यार स्विच करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे। तो ये स्विच करने के लिए फिर जिस साल में कॉस्ट मॉडल था वो कॉस्ट नजर आएगा, और उससे अगले साल में रीवैल्यूएशन। लेकिन जब एक बार रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया, अब आगे फिर आपने उसको उसी को चलाना है। सर मैं ये लाइव पूछ रहा था कि मतलब लाइव में कैसे 2015 से अभी ऐसे चलता आ रहा है, 2020 17 में से रिवैल्यू हो गया। हाँ, तो 15, 16, 17 जिस स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जो लाइफ 15 में इस्तेमाल हुई थी, अगर 15 में रीवैल्यू हुआ तो रिमेनिंग लाइफ निकली थी, वही 15 वाली 16 में भी लिखोगे, 17 में भी लिखोगे। 18 के अंदर फिर जब रीवैल्यू करने के बाद नई लाइफ यूज की, सादा बात है, डेप्रिसिएशन में जो लाइफ यूज करो वो यहाँ पे लिखो। अच्छा जी, चलें आगे। उसके बाद जी 17 आ गया है। 17 में तो बहुत कुछ है। सबसे पहले 17 में क्या है? डिस्पोजल। रीवैल्यू तो ईयर एंड पे है ना। सबसे पहले क्या है जी? डिस्पोजल। अब डिस्पोजल के लिए आपको क्या कहा था? हमें एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकालने वाली 2 फिगर्स चाहिए नोट बनाते हुए। एसेट अकाउंट से निकलती है, कॉस्ट मॉडल पे एसेट पड़ा हो तो कॉस्ट, और रीवैल्यूएशन मॉडल पे पड़ा हो एसेट तो रीवैल्यूड अमाउंट, लेटेस्ट वाली। और अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से निकलती है, अगर कॉस्ट मॉडल हो तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। ये सारा कुछ हमने यहाँ कर लिया हुआ था। ये रीवैल्यूड एसेट है जो बिका है, तो मैंने ये 2 लाल लाइनें लगा दी थी। एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा? 87 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, और अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से क्या निकलेगा? 4.5 इसकी डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले ये मुफ्त के नंबर लें, 87 और 4.5। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद जी हो गया डिस्पोजल, कैश आया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया, हमें उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, ये बिक गया एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 1.5 इसकी आ गई हुई है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अभी इकट्ठे ही लिख लेंगे ना। ये ऐसे मैं अगर फिलहाल यहाँ पर लिखूँ तो 1.5 इधर आ गया है, लेकिन फिलहाल मैं रुका क्यों हुआ हूँ? बाकी बिल्डिंग्स की 12 महीने की डेप्रिसिएशन आए तो इकट्ठी लिख लेंगे, तो एंड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एसेट अकाउंट में से हमने निकाल दिया। मतलब आप कहेंगे एसेट अकाउंट में से तो 87 निकाला है, असल में तो एसेट अकाउंट में से 87 निकाला है, लेकिन एक्यूमुलेशन अकाउंट में से भी 4.5 निकाला है। तो ये नेट करें तो कितना बनता है? 82.5 ये निकल गया, ठीक है। अगला काम डेप्रिसिएशन है। बोलो, ये भी डेप्रिसिएशन 17 की है, ये भी डेप्रिसिएशन 17 की है, ये भी डेप्रिसिएशन 17 की है, और ये भी डेप्रिसिएशन 17 की है। ऐसा ही है। ये डेप्रिसिएशन है जाने वाली बिल्डिंग की 6 महीने की 1.5 जो है, और 21.2 जो है ये डेप्रिसिएशन है जो बिल्डिंग्स रिमेनिंग है उनकी पूरे 12 महीने की, ठीक है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशंस ऐड करनी है आपने। तो 21.1 प्लस 1.5 22.6। अच्छा, अब अगर इसको आपने वर्किंग 1 कहा है तो वर्किंग 1 में छोटा सा जाके आप यहाँ पर कहीं लिख भी सकते हैं। वैसे तो ये यहाँ से भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप बताना चाहें, वर्किंग 1.1 कर देता हूँ मैं ऐसे, इसमें 1.5 प्लस 21.1 जो किया हमने, ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाला है, ठीक है।
तो यहाँ मैं 1.1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, अगर बताना चाहो तो। वैसे काम चल भी जाता है, वहाँ पे नज़र आ ही रहा था। ओके डन। लो जी, डेप्रिसिएशन भी हो गई, डिस्पोजल भी हो गया। अब ईयर एंड पे क्या हो रहा है? एसेट रीवैल्यू हो रहा है। ईयर एंड पे क्या हो रहा है जी? एसेट रीवैल्यू हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन के दिन पहला काम ट्रांसफर करना है हमने। अब कितना ट्रांसफर करना है? क्वेश्चन ये है, कितना ट्रांसफर करना है? अब ये समझने के लिए थोड़ा सा ज़रा ध्यान से इधर देखिए, यही एक पॉइंट था इसमें। मुझे ये बताओ 24 के अंदर किस किस की डेप्रिसिएशन पड़ी है? जो बिल्डिंग्स रिमेनिंग रह गई उनकी भी, और जो बिक गई उनकी भी। क्या ख्याल है? ये 24 है। इसके अंदर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है ना? रिमेनिंग बिल्डिंग्स की 21 और जाने वाली की 3 ये 16 वाली डेप्रिसिएशन। ये 16 का क्लोजिंग ही 17 का ओपनिंग बना हुआ है ना। मैं कह रहा हूँ 24 के अंदर सारी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। डिस्पोजल की कितनी है उसमें? 3, और जो रह गई हैं उनकी कितनी है? 21। तो मैं यहाँ पे तोड़ के इसको लिख सकता हूँ कि 21 तो है रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन इस 24 में, प्लस 3 जो है वो डिस्पोज होने वालों की है। ठीक है। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन अभी निकाल के आए हैं, इसको छोड़ें। अब यहाँ से मैं उड़ा ही देता हूँ, यहाँ से उड़ा देता हूँ, फिर वहाँ पे जब कर रहा हूँ वर्किंग तो यहाँ पे फिर क्यों मैंने दोबारा कहूँ ऐसे, छोड़ो इसको उड़ा देता हूँ जी। अभी जो हमने डेप्शन लिखी है ये 22.6, ये कैसे निकली है बताओ? बोलो। 21.1 प्लस 1.5 प्लस 1.5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि वैसे तो हमें निकाल भी ली थी फिगर, लेकिन यहाँ वैसे ज़रा समझा रहा था, मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ तक जो डेप्रिसिएशन है उसमें डिस्पोज होने वाले एसेट की कितनी डेप्रिसिएशन है? 4.5। इस 4.5 को हमने क्या किया है? ये हमने निकाल दिया। सही है। अगर ये टोटल है, ये टोटल था ना, ये टोटल में से अगर 4.5 हमने निकाल दिया है तो रिमेनिंग क्या है? बोलो 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 बोलो। 42 पॉइंट, जल्दी कर लें। ये सारी डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग में भी डिस्पोजल की पड़ी है, फॉर द ईयर में भी डिस्पोजल की पड़ी है। इनकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है ये सारी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन है। बोलो, इसमें से 4.5 अगर निकाल दें तो बाकी कितना बचता है? ये 42.1 रीवैल्यूएशन के दिन डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेशन का बैलेंस। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर। इसको क्या कर देंगे? ये बाकी जो बच गया यूं समझ लें, ठीक है ना, ये 42.1 यही बाकी बचा है ना, तो इसको क्या कर दो अब? ट्रांसफर 42.1। बोलो एंट्री, बोलो आ गया। तो एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया। और उसके बाद जी लॉस आ गया 107.9, बस इसी कॉलम को ही हमने देखना था, तो 107.9 माइनस हो गया। बताइए जी क्लोजिंग क्या आ रहा है? ये सही होता ही ना अगर ये बैलेंस डिफरेंट हो जाता तो। 463 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही आ रही है। ठीक है, तो क्लोजिंग इधर भी बता दो, क्लोजिंग क्या बनता है जी? क्लोजिंग 0, और ये हमारा 463 ही वर्किंग में भी नज़र आ रहा था ना। 463 माइनस 0 इज इक्वल टू 463। रिवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इस साल जो डेप्रिसिएशन निकाली है आपने 21.1 है या 1.5 है, ये कितनी लाइफ यूज़ करके निकाली है? देख लो यहाँ पे 29। चलो ये अगली वाली की बात करें तो ये 29 और ये 29, ठीक है, तो ये 29। ओके,
सही है, पॉज कर। जी भाई, ये बात भाई कह रहे हैं, रिपीट कर लें। ओपनिंग सारे एसेट्स की डेप्शन 24 है, जिसमें बिकने वालों की 3 है। फॉर द ईयर की डेप्शन 22 6 है, जिसमें बिकने वालों की 1.5 है। ठीक है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है, ये 31 दिसंबर 15 पे हमारे पास पड़ी, 31 दिसंबर 17 पे हमारे पास पड़ी है? नहीं पड़ी भाई, नहीं पड़ी, क्योंकि 30 जून 17 पे ये निकल गई है। डिस्पोजल होता है तो डिस्पोजल की डेप्शन निकल नहीं जाती एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट होकर। तो ये डेप्रीसिएशन ओपनिंग में 3 आई थी, इस 22/6 में 1.5 आई थी, टोटल 4.5 आ चुकी थी यहां पर। ये डिस्पोजल के दिन यहां से निकल गई, तो बाकी क्या बच गया? ये क्या है? ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 17 तक की, आज तक की, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है। इसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर। ठीक है, यही पॉइंट था इस सवाल में, और कुछ भी नहीं था। नहीं समझ आया? फिर समझा देता हूं, फिर समझ लो। ये टोटल 24 की डेप्रीसिएशन है, जिसमें डिस्पोजल की 3 है, और जो रिमेनिंग बिल्डिंग है उनकी 21 है। ये 22/6 की टोटल डेप्शन फॉर द ईयर है, जिसमें 1.5 की डिस्पोजल की और बाकी रिमेनिंग की। डिस्पोजल की कितनी डेप्शन आज तक हमारे पास एक्यूमुलेट हो चुकी है? 4.5। ये मैंने यहां पे निकाला भी था, ये 4.5 लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रीसिएशन 4.5। तो ये हमने क्या करना होता है? एसेट अकाउंट में से उसकी रिवैल्यूड अमाउंट निकल जाती है, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकल जाती है। तो ये डेप्शन निकल गई। अब बाकी कितनी बच गई? यही बचनी है। आप ये टोटल करो ना, आप इसको टोटल करो। ये 46.6 है, 46.6 में से 4.5 माइनस कर दो, बाकी क्या बच जाता है? 42.1। ये किसकी डेप्रिसिएशन है? ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स की है। ये साल के शुरू की है, ये इस साल की है, तो टोटल 42.1 ये है उन बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 तक की, जो अभी हमारे पास है। अब इनको हमने क्या करना है? रीवैल्यू। तो फिर क्या करोगे? ये 42.1 को ट्रांसफर करके और फिर इसको रीवैल्यू कर लोगे। अब समझ आ गई? किधर से आ गए तुम? छुट्टी दी हुई थी आज, जिव लोगे यार, तुम लोग दीवाने हो। चलें जी, अब जल्दी से प्लांट को कर लेते हैं। ठीक है, कर लें? चलो, लो जी, प्लांट भी 1 जनवरी 15 को खरीदा है। 475 का 25 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल है, और 31 दिसंबर 16 पर उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, कुछ असेस हो रही, और ड्यूरिंग 17 उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें थी इस सवाल के अंदर प्लांट में। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लांट की भी आप वर्किंग ऐसे ही बना लें। सारे काम आपको पता है, मैंने आपको इसमें कवर करने सिखाए हुए हैं। ठीक है ना? तो वर्किंग 1, वर्किंग 2 हो गई, वर्किंग 3 कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट के लिए। वर्किंग 3 हो गई है? कौन सी? ओ यस, डेट, डिस्क्रिप्शन ना, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं। अच्छा, पहली बात है वैसे तो एसेट आना है अभी, लेकिन दूसरी बात ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है ही, तो बस प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर लेंगे, लेकिन हम तो वो भी नहीं करते होते, हम तो उसके भी अलावा काम चला लेते हैं, आपको पता ही है। इसमें बहरहाल रखना होगा तो रख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। ठीक है, ये कॉस्ट मॉडल है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल कौन सा है? कॉस्ट। ओके, चलो जी शुरू कर दो जी। 1 जनवरी 2015 पर कॉस्ट कितनी थी प्लांट की? 475, और लाइफ 25 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 475 डिवाइडेड बाय 25, नहीं
475 कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 475 डिवाइड बाय 25 ही करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, क्या मसला है? कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मेरी गलती है, मैंने माना 475, मैं बुक वैल्यू लिखने लगा था। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैसे हम चल सकते थे, हम 31 दिसंबर 16 तक डायरेक्ट आ सकते थे। बहरहाल चले कॉस्ट तो लिख लिया ना, अब 31 दिसंबर 15 की बजाय 31 दिसंबर 16 पे डायरेक्ट आ जाए कि ना आए? जर्नल एंट्री तो मांगी नहीं हर साल की, और नोट भी कौन कौन से साल का है? 16 और 17 का। तो 31 दिसंबर 16 तक आ जाएंगे तो कोई इतना मसला नहीं होने लगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 31 दिसंबर 16 पर मैं ज़रा जंप करके आ गया, नहीं दिल कर रहा तो ना करो, कोई मसला नहीं जी। और 475 डिवाइड क्यों निकालूंगा मैं 16 के अलग डेप्रिसिएशन को? 17 का नोट, हाँ 16 का भी नोट है। चलो यार, वैसे आसान है लेकिन सही कह रहा है भाई आप बताओ, 15 का नोट नहीं 16-17 का तो है ना। चलो ठीक है, 31 दिसंबर, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं यार, मैनेज कर। जिसने इकट्ठा भी लिख दिया होगा उसको ये पता होगा कि मैंने इंटू 2 किया है, वहाँ पे इंटू 2 नहीं करेगा। इतनी लॉजिकल मतलब कॉमन सेंस होती है, इतना काम तो चला लेते हैं जी। बोलें 475 डिवाइडेड बाय 25 ईयर्स जी। बुक वैल्यू 456। 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन 19 और 437। ठीक है जी। अब इस दिन रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने लिखी हुई है, तो तरीका वही रखा हुआ था, आपको याद है ना? एक लाइन छोड़कर हमने क्या लिखना होता है जी? बुक वैल्यू। ठीक है ना? हाँ, वो पक्का नहीं है। अगर रिकवरेबल अमाउंट गिरी हुई तो बुक वैल्यू की जगह रिवाइज बुक वैल्यू ही लिख देंगे, यानी रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू बनाएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस आता है ना, अगर रिकवरेबल अमाउंट ना गिरी हुई तो बुक वैल्यू वही रहती है, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता। याद नहीं है? तो मैंने कहा था मैनुअली देखना है, भूल तो नहीं गए? इस 437 को नज़र में रख कर लाओ और यहाँ आकर देखो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। ओ, रिकवरेबल अमाउंट गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है कि बुक वैल्यू से भी ज़्यादा गिर गई। तो हमने क्या कहा कि बुक वैल्यू रिवाइज कर दो, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट को ही रिवाइज बुक वैल्यू बना दो। ठीक है जी। बोलें कितना? 360 जी, 360 आ गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 70। आगे क्या करना है, लिख के चलने दो आगे। वैसे अगर लिखना खामखा तो लिख लो, मैंने कहा था बाद में छुपा कर, रूल तो वैसे ही छुपा कर लगाया था, आपको याद है? वैसे काम चल जाता है कॉस्ट मॉडल में, ये वाले कॉलम से ना, वो जो हमने नहीं कहा था रिवाइज बुक वैल्यू निकालेंगे हायर ऑफ लोअर ऑफ बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो, वो वाला काम अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉलम डाल लें तो वो काम मैंने छुपा भी लिया था, लेकिन मैंने कहा था ये शॉर्टकट से हो जाता है। लेकिन छोड़ो, आप छोड़ो शॉर्टकट को, क्या करना है जी 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 जी। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ये मसला ना हो, मैं चाहूँगा कि आप ये ना सोचो कि यहाँ रीवन सरप्लस आना है, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे पड़ा है प्लांट, इसमें रीवन सरप्लस आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ओके, मैंने यूँ करके देखा, आगे से यूँ करके देखा। अच्छा जी, उसके बाद भाई क्या हुआ, ये तो 16 में मामला हो गया। अब वो कहते हैं ड्यूरिंग 17 मेथड चेंज हुआ है। तो ड्यूरिंग 17 का मतलब यकम जनवरी 17 से ही लेकर आएंगे। ठीक है, शुक्र है ड्यूरिंग जी। मैंने ये बात कही है कि चेंज इन एस्टीमेट खत्म कर दिया गया पीपीई से। आपको किसने कहा? मेरे से सुना, मेरे जुबान से सुना, मेरे मुंह से सुना। वो सब नोट मैंने बनवाया नहीं है अभी। मैंने कहा मैं आईकेप से पूछ लूँगा कि आप वो चेंज इन एस्टीमेट का जो सब नोट बनाते हैं वो आप क्यों नहीं बना रहे अपनी किताब में, बनाएं, उन्हें ये कहूँगा। और आपको तो मैंने बनाना सिखाना ही है,
वो सारे सवालों में इकट्ठा करेंगे, आइए सेट के साथ ही सिखाऊंगा। चेंज इन एस्टीमेट कैसे खत्म कर दिया आप। अच्छा जी, ड्यूरिंग 17 OL हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन। कितनी देर होगी अभी लेक्चर को? हाँ अभी चल रहे तो ठीक है, 15 मिनट में होपफुली ये खत्म होता है तो फिर ठीक है जी। OL हैज चेंज द डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम फॉर प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। द न्यू डेप्रिसिएशन रेट वुड बी 10%। ठीक है, अब 17 के दौरान ये चेंज इन एस्टीमेट आया है तो हम 17 के शुरू में ले आएंगे इसको। और अच्छी बात है, उसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आ जाओ और न्यू डेप्रिसिएशन रेट उसने दे दिया। आप बैठ के निकालने ना लग जाना। आप हो सकता है सही ना हो सकता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सही होगा, सवाल में गिवन है, ठीक है ना। वरना तो आप निकाल सकते हैं ना इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप चेक ना कीजिए, ठीक है ना। सवाल जब रेट दे दे तो चुप करके वो यूज़ कर लो। पता नहीं क्या कुछ बदला, लाइफ बदल ली उसने, क्या वेरिएबल बदल लिया उसने रेट दे दिया तो दे दिया, बस सुकून मारो, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये 31 दिसंबर, अब 17 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन करनी थी, लेकिन चूंकि एस्टीमेट चेंज है उसको हम लेकर आए हैं 1 जनवरी 17 पे, तो एस्टीमेट चेंज के दिन बुक वैल्यू कितनी है, वही हमारी रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी डेप्रिसिएशन करनी है तो डिवाइड करोगे इसको रिमेनिंग लाइफ से और वो निकालोगे 31 दिसंबर 16 पर ही खड़े होकर, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ है। हाँ रेट गिवन है, ज़िंदगी आसान हो गई, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो ज़िंदगी आसान होगी। 360 इंटू 10% बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा वैसे अगर ये चेंज इन एस्टीमेट ना होता और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना भी होता, लेकिन वो यूँ कह देता चेंज इन एस्टीमेट हुआ और अब रेट 10% है, तब भी इसी 360 पे रेट लगना था, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन की बुक वैल्यू पे हम रेट या आगे उसको लाइफ के लिए चलाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं थी इसकी मुझे, ठीक है ना। ओके, रिवर्सल हो तो फिर देख लेंगे, वरना ऐसे क्यों टाइम ज़ाया करें। जी बोले। आपके दिल में आ रही है सर देखें गायब कर दिया सर आपने, यार ये लो यार, फ़र्क क्या पड़ता है, ये लो कसम से। कितना था यहाँ पे लॉस, कितना था 77। परेशान बहुत जल्दी, बातें मत करो यार, 2 बच्चे आगे बातें कर रहे हो, कौन बातें कर रहे हो। 2 नहीं है वैसे, हो तो गए हैं 10-12। अच्छा अब भाई नशर तो आपको पता है सेम ही होता है, आप कहोगे सर ने बताया नहीं, देखा समझ नहीं आ रही थी ना, अभी गोल कर आ गए जी। ये कितना हो गया, 8 कर लो ना, 8 कर लो। अब ये कौन सा मैंने आगे यूज़ करना है बस, ठीक है जी, ठीक है। अभी तो देखो मैं इसलिए कह रहा था रहने दो, क्योंकि पीपी का नोट बनाते हुए तो हमने वैसे ही मेन नोट के अंदर, और सरप्लस की मूवमेंट होती है तो इनको ओपन कर लेते हैं, ये जिनको छुपा के आए हैं, लेकिन लॉस की तो कोई मूवमेंट नहीं बनाते, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं थी लिखने की, मैं ये कह रहा था। बहरहाल मैंने लिख के काट दिया। लो भाई वर्किंग इज़ कंप्लीट, ये हमारा प्लांट। अब तो आती तो फिर देखते ना, फिर जाहिर है रिवर्सल होता है, उसका उसूल पढ़ाया हुआ है अलग से, ईद से पहले करा के भेजा था, लेक्चर लिया था ईद से पहले वाला। अच्छा तुम बाद वाले हो, ठीक है। हाँ वो तो यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, लेक्चर गालिबन 27 था, 27 था जहाँ तक मुझे याद हुआ, हैवी लेक्चर था। बच्चे घर चले गए थे, हमने भी पीछे मंड के पढ़ा था जी, ताकि अगली बार अगली ईद को जब छुट्टी दी जाए तभी जाएं, इसलिए जी। तो वो सुन लेना भाई, ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं उसमें। अच्छा जी, अब ये तो था, जैसे ये था बिल्डिंग के लिए, ऐसे ही प्लांट के लिए भी हम यही उसूल रखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1 जनवरी 16 नोट का, लेकिन हम ले जाएंगे अपने आप को 31 दिसंबर 15 पे, और उस दिन खड़े होकर एसिड से पूछेंगे भाई एसिड तुम कभी रीवैल्यू हुए हो, वो कहेगा भाईजान मेरा मॉडल ही कॉस्ट है। हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब एसिड अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी 475, तो 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग 475 है, तो 1 जनवरी 16 का ओपनिंग भी 475। जी वो तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ तक को मसला। ये 19 क्या बोल रहे हो 19, अच्छा वो अगली बात कर रहे हो। नेक्स्ट
अब 31 दिसंबर 16 पे खड़े हैं, ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी इसकी डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन। तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? सिर्फ 19। ये 31 दिसंबर पर क्लोजिंग बैलेंस है, यकम जनवरी 16 का यही ओपनिंग बन जाए। अब इसको आप रेफर कर दो वर्किंग नंबर 3 से, 4 है वर्किंग 4। ठीक है, डन। चलें आगे। ओके, अब 16 शुरू हुआ, 16 में ये एसेट फिर डेप्रिशिएट हुआ है, कितने रुपए? 19 रुपए। कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई रिवैल्यूएशन, मॉडल ही नहीं है ये तो, और ये 475 पर ही है और 19 रुपए ये मजीद डेप्रिशिएट हो गया। तो मसला नेक्स्ट। ओ 31 दिसंबर 16 पे तो ये एसेट इम्पेयर हो गया। इस 77 की एंट्री क्या बनती है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लाइक डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये मैंने एक लाइन छोड़ी थी, मैंने कहा था आपको, ज़रा बच्चे पूछ रहे थे ना क्या करें, ये ऐसे इम्पेयरमेंट लॉस डाल दो भाई, क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट, बस मसला क्या है। ठीक है ना। तो जब इम्पेयरमेंट आया तो हमने ये काम कर लिया। तो एक लाइन वैसे ही एहतियातन छोड़ दिया करो, ये एंड पे भी आ सकता था, मैं कह भी रहा था एंड पे छोड़ने, फिर मैंने कहा चलो, आपने यहाँ अपनी तरतीब रखी सारी, डिस्पोजल के नीचे एक लाइन छोड़कर फिर क्लोजिंग लिखा, आ गया इम्पेयरमेंट। मैं कर देता हूँ, नहीं माइनस में क्यों होगा, लॉस है, ये क्या है, लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, इसकी एंट्री क्या करते हो? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्रेडिट है, फिर जब ये डिब्बा लगेगा तो ये एसेट में से माइनस ही होगा ना, कोई डिफरेंट नहीं है भाई, एंट्री सेम है, डेप्रिसिएशन की तरह से ही है ना। तो बस डेप्शन एक्सपेंस और इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा और एक्यूमुलेशन में उसका दूसरा इंपैक्ट पड़ा होगा, लेकिन ये क्लोजिंग जब बनेगा तो एसेट में से माइनस होगा, लॉस है। ठीक है जी, एंट्री बोलो ना, एंट्री बोलो, इसलिए कह रहा हूं एंट्री बोलो। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ये क्रेडिट है, बस यहां पर लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन स्लैश इम्पेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक हो गया, सही है। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। अब बताओ, ये भी वर्किंग फोर्स से ही आया, ये सारा कुछ ही वर्किंग फोर्स से आया जी। 3 इसका टोटल भाई 115। अब 475 में से ये सारा 115 माइनस होगा, तो लॉस है ना जी 360। तो देख लो जाके 360 ही 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू होनी चाहिए रिवाइज होने के बाद। इम्पेयरमेंट से पहले कुछ और था, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ है तो अब 360 पे आ गई है। रिटर्न डाउन टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, इसी को तो कहते हैं। ठीक है, सही है। केड़ा मॉडल 92, अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं भाई, अच्छा रिड्यूसिंग बैलेंस यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन हुआ है, हाँ वो सॉरी 17 में, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। भाई ये देख लो, जिस साल में डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लाइफ थी 25, तो जो है वो लिख दो बस। क्लोजिंग बनाएंगे ओपनिंग 475, क्लोजिंग बनाएंगे ओपनिंग, ये देखो 115। इस 115 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट भी पड़ी है। ठीक हो गया, कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई रीवैल्यूएशन, कख भी नहीं, 475। ठीक है, बस डेप्रिसिएशन है 17 की, कितनी है 36 रुपये, तो ये 36 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपने लिख दिया वर्किंग 4। वर्किंग का रेफरेंस देते रहा करो, कहीं मेरे से रह गया तो माफ कर दो। इसमें इम्पेयरमेंट थी नहीं, और इसमें इम्पेयरमेंट इस साल आई नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस हर साल नहीं आता लाइक डेप्रिसिएशन। इम्पेयरमेंट लॉस तो इंडिकेशन पर टेस्ट लगने पर कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता। ठीक है जी, ये तो वैसे ही कोई नहीं थे, डिस्पोजल भी नहीं है, तो क्या बन गया 151। अब 475 में से 151 माइनस करो, 300,
मॉडल कॉस्ट, और अब देखो ना इस 36 के लिए क्या यूज हुआ है, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला रेट भी लिख दो। ठीक है जी। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, ये सब नोट नहीं है, ये नोट ही होता है। सब नोट सिर्फ इसलिए कहा था कि मेन नोट से इनको अलग कर सको। बच्चे पूछते हैं सब नोट बनाने जरूरी होते हैं? भाई ये नोट है, मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाए थे आपको, तो रिवैल्यूएशन के ये डिस्क्लोजर से याद करें। ठीक है, तो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 17 बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज। दूसरा क्या सब नोट बनाते थे हम? मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16। क्या कुछ आता था इसमें मैक्सिमम? अरोज, एडजस्टेड, ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बस ट्रांसफर्ड लिख दो काम चलेगा, और क्लोज। बस सरप्लस किसका है? जिसका रिवैल्यूएशन मॉडल है वो बिल्डिंग ही है, चल जाएगा काम। लिखना है तो ऊपर लिख दो बिल्डिंग, आपको लेकिन सली नहीं हो रही। 31 नंबर 16 17 से ऊपर ऐसे करके लाइन लगाओ, ऊपर लिखो बड़ा बड़ा करके बिल्डिंग। हाँ कोई मसला नहीं उसमें, सही है। अच्छा जी, अब अगेन मैंने कहा था इस सब नोट के लिए भी आपने 1 जनवरी 16 पे ओपनिंग नहीं निकालना, खुद को लाकर खड़ा करना है 31 दिसंबर 15 पे। और 31 दिसंबर 15 पे आके अब आपने तो ये इस तरह से ब्लैक नहीं ना किया होता, अब आपने इसको ओपन करना है और 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर देखना है कि क्या कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। ओ आ रहा है। 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? उसी दिन तो आया था 120, तो 1 जनवरी 16 को ओपनिंग सरप्लस भी फिर क्या बन गया? 120। डन। उसके बाद यहां से आगे देखो तो 120 के बाद कुछ अरोज हुआ, कोई एडजस्ट हुआ, यानी लॉस आया नहीं, सिर्फ क्या है? ट्रांसफर 4.1। तो ना कोई अरोज है ना कोई एडजस्टेड है, बल्कि ट्रांसफर हुआ 4.1 जी। टोटल क्लोजिंग कितना आ गया? ठीक है, सही है। ये 115.9 ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद 16 का साल खत्म हो गया, 17 शुरू हुआ। 17 में मैंने आपको बताया था ये सारे ही क्या है? ट्रांसफर है। याद है इन तीनों की एंट्री ये होती थी। ये 6 महीने की डेप्शन चार्ज करते थे तो इसकी एंट्री होती थी रिवेंज सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ये डिस्पोजल होता था तो हम कहते थे ये 22 पड़ा है, इसको निकाल के फेंक दो, रिवेंज सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। और ये 3.3 की भी एंट्री होती थी रिवेंज सरप्लस। तो ये सारों की एंट्री एक ही है, रिवेंज सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। टोटल कितना बनता है? 25 ये 25.7 क्या है? ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग्स। तो 115.9 अरोज तो कोई नहीं हुआ, एडजस्ट भी हाँ इस साल में एंड पे रिवैल्यूएशन भी है, रुक जाओ हो सकता है एडजस्ट हो गया हो। फिलहाल ट्रांसफर निकाला है मैंने, कितना? 0.7। ठीक है जी, अभी क्लोजिंग नहीं निकालना, सवाल अभी पूरा नहीं ना हुआ। अब ये तो ट्रांसफर हो गया रिटेन अर्निंग्स में, और फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि ईयर एंड पर, अब ये देखो ये कॉलम चला आ रहा है, ये 92 पड़ा था और ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन लॉस आ गया और वो 90.2 को खा गया। वो जो 90.2 ने कहा था मेरी लाश से गुजर के जाओगे, और फिर वो गुजर गया। ठीक है, तो 90.2 क्या हो गया? एडजस्टेड। जिसको लॉस खा जाए उसको हम कहते हैं एडजस्टेड। 90.2 क्या बच गया? जीरो ही होगा, चेक कर लो, जीरो ही होगा। 0.0 कह रहा है भाई।
मजाक करते हो। 9.3 हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, ये कॉस्ट मॉडल वाला। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स वुड हैव बीन 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16। आज तो हाइब्रिड वालों भी नहीं है, असलियाँ पैया ने गलियां हैं, ना वो कैमरा चल रहा है उनका, ना वो मॉनिटर में नजर आ रहे हैं। उदास हो गया मैं उनके लिए। तो हाइब्रिड वालों घर बैठ के जो लेक्चर ले लो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, ऐसा ही है। अब वर्किंग नंबर 4 तक पहुंचे हुए हैं हम, बोलो। तो ये छोटी सी वर्किंग 5 ओपन कर लेता हूं मैं, जिसमें ये हम छोटी छोटी वर्किंग्स कर लेते हैं जी। 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर सारी बिल्डिंग्स मौजूद है ना, ठीक है। कॉस्ट मॉडल है तो सिंपल कॉस्ट तो आ जाएगी 4, आर यू श्योर? ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है। हाँ 600, तो 600 कॉस्ट है, ये तो लिख देंगे डायरेक्टली 600, ठीक है। इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वर्किंग 5 के अंदर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है। 600 कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी 30। अब 1 जनवरी 15 को ये एसेट्स, ये बिल्डिंग्स खरीदी थी, रीवैल्यूएशन ना होती तो 31 दिसंबर 15 तक 1 साल गुजर जाता है, 31 दिसंबर 16 तक 2 साल, तो इंटू 2 क्या आंसर आता है? बुक वैल्यू 560। उसके बाद जी नेक्स्ट अगला साल। अब अगले साल में मैंने आपको कहा था, घर पे कहा था होमवर्क में लेजर बनाना 17 के साल 16 के साल का, लेकिन फिर मैं आपको कहा था डिस्पोजल को समझो है ही नहीं, डिस्पोजल है ही नहीं, और बाकियों की डेप्रिसिएशन ले लो, प्रूफ कर लेना आप। देखता हूँ आज टाइम है तो वो कर लेंगे। फिलहाल तो 600 माइनस 66 कितना बनता है? 544। ये क्या है? 600 सब बिल्डिंग्स की कॉस्ट थी, 66 वो जो बिक गई। तो अगर 30 जून पर बिक गई है तो क्या 31 दिसंबर 17 पे पड़ी होगी? 30 जून 17 पे अगर बिक गई है 66 वाली बिल्डिंग, तो क्या 31 दिसंबर 17 पे पड़ी होगी? तो फिर इसको माइनस करके बाकी कॉस्ट पड़ी होगी ना। क्या 30? अच्छा 534, ठीक है। अच्छा अब ये रिमेनिंग बिल्डिंग्स की कॉस्ट, अब बस इसी रिमेनिंग बिल्डिंग्स की कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 3 साल। बोलो 53.4 श्योर? ये देख लो, 2-3 बच्चे तो चेक कर लो, क्या हो गया है भाई? क्या करने आए हो आप? पिकनिक करने आए हो? हाँ 53.4, 3 साल से मल्टीप्लाई किया ना। ओके जी, बुक वैल्यू 480. भाई ये ना 23 पे करा दो। अच्छा ये जो मैं कहता हूँ कि 31/17 पे खड़े होकर ऐसे समझो जैसे डिस्पोजल वाला एसेट कभी था ही नहीं, इसको मैंने कहा था प्रूफ करने के लिए ना, इसको प्रूफ करने के लिए आपने घर पे बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है। भाई मुझे नहीं पता, ये कहा था ना उस वक्त कर लेते तो आज ये सवाल ना करते। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये दोबारा करो,
ठीक है, यहाँ पर 1 साल पूरा होगा, दूसरा साल पूरा होगा, तीसरा साल पूरा होगा, तो क्लोजिंग आ जाएगा 534 इंशाल्लाह। ऐसे ही पहले साल की क्यूमुलेशन होगी, दूसरे की होगी, तीसरे की होगी, तो ये इस तरह से बनाकर आप देखोगे ना, यहाँ पे कहानी शुरू होगी 1 जनवरी 15 एसिड डेबिट कैश क्रेडिट से, ठीक है ना। तो ये 3 साल का लेजर और ये 3 साल का लेजर बनाना 480 प्रूव हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो शॉर्टकट बता दिया है। मैंने शॉर्टकट ये बताया है, अगर डिस्पोजल हो गया है तो 31 दिसंबर 17 पे वो नहीं पढ़ाना, तो समझो वो कभी था ही नहीं। तो कॉस्ट में लो सिर्फ रिमेनिंग की कॉस्ट और उनकी डेप्रिसिएशन। अब ये बात प्रूव हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक बार ये लेजर्स बनाने हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था। कर लोगे तो ज़िंदगी के लिए ये असूल दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं करोगे तो बस हर बार ऐसे ही सोचते रहोगे। या फिर बना लो ये लेजर बना लिया, नहीं इसकी तस्वीर नहीं बनानी, ये सिर्फ करके आना, फिर देखेंगे प्रूव हुआ या नहीं। हर दफ़ा पर्चे में प्रूव करते रहोगे फिर तस्वीर बना ली तो। मैं चाहता हूँ पेपर में ये ना करो, लेकिन एक बार घर पे बैठे हुए कर लो। अच्छा, एक छोटी सी बात और, वैसे ये यहाँ पे वर्किंग 5 और वर्किंग 5 का रेफरेंस दे दो, आगे फिगर्स मिल जाएंगी। वो ये है कि मैंने अभी तक पेंडिंग किया हुआ है चेंज इन एस्टीमेट का नोट। उसकी वजह ये है कि ये IS 8 में है, IS 8 में, तो जब वहाँ पे पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे नोट बनाना सिखा दूँगा। अभी तक कौन कौन से सवाल के अंदर ये आ चुका है, एक कार्ली वाले सवाल में आया था चेंज इन एस्टीमेट, एक सुकी लिमिटेड वाले सवाल में आया चेंज इन एस्टीमेट, पियानो वाले में है चेंज इन एस्टीमेट, उसमें नोट नहीं बनाना था ना, ठीक है। और एक हमारे इस सवाल में, तो ये नोट करते रहो, कोई एक बच्चा जिम्मेदारी ले ले जो ये लिखेगा कहाँ कहाँ चेंज इन एस्टीमेट। हमने जितने सवाल किए हैं उनमें से किस किस में चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है, कौन करेगा। हेलो भाईजान, कैमरे वाले भाई, आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ और साथ आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ, 2 बंदों के। क्या जितने सवालों में चेंज इन एस्टीमेट आया है नोट के सवालों में, उनको एक जगह लिख के रख लेना, ताकि जब IS 8 में चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनवाऊँ तो उन सब सवालों में आकर हम जो है वो बना लें नोट, ठीक है। अच्छा जी, जी हाँ जी, वर्किंग की तस्वीर ले लें जी। कौन सी वाली की, इकट्ठी आ जाएगी, ठहर जाओ फिर, ये कांटे वाटे हटा दो। ठीक है जी, आप पार्ट 2 शुरू कर दें।